लिपटा इश्क, जिसे लिखा है अंकिता बेड ने और आवाज दी है आरजे संध्या ने। कभी सोचा है जिससे बचपन की दोस्ती हो उससे प्यार हो जाए और इजहार ना हो पाए? ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप? खैर, यहाँ अपने प्यार के पंछी क्या करेंगे आगे कहानी में जानेंगे। सुबह की ठंडी हवा हल्की हल्की धूप के साथ कॉलेज के कैंपस में घुली हुई थी। चारों तरफ नए स्टूडेंट्स, ग्रुप में खड़े हंसते गाते सीनियर्स और कुछ प्रोफेसर्स जो छात्रों पर नजर बनाए हुए खड़े थे। 18 साल की विदुषी तीखे नैन नक्श वाली, औसत लंबाई की, बड़ी बड़ी आंखों वाली, मासूम दिखने वाली लड़की थी। लंबे बालों की एक ऊंची सी चोटी बनाए हुए, नीली जीन्स के साथ सफेद रंग की कॉलर टी शर्ट और सफेद ही स्पोर्ट्स शूज पहने थे। ज्यादातर वक्त अपने भाई और दोस्तों के बीच रहने से उसका रहन सहन, चाल ढाल सब लड़कों जैसा ही हो गया था। बस उसके लंबे बाल ही थे जिनका ख्याल वो लड़कियों के जैसे रखा करती थी। बाकी तो उसे लड़कियों वाले शौक दूर दूर तक नहीं थे। उसने जैसे ही कॉलेज के गेट के अंदर कदम रखा, कुछ लड़कों की नजरें उस पर टिक गई। सीढ़ियों के पास खड़े कुछ लड़के हर साल नए स्टूडेंट्स की रैगिंग करने के लिए मशहूर थे। जब उन्होंने विदुषी को अंदर आते देखा तो सबकी निगाहें एक दूसरे से टकराईं। विदुषी कॉलेज के अहाते में धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसकी चाल में एक अलग ही मासूमियत थी जो सीनियर लड़कों के लिए और भी आकर्षक हो गई। उनके लीडर ने इशारे से अपने दोस्तों को पीछे रहने को कहा और खुद आगे बढ़कर विदुषी के रास्ते में आ गया। लीडर हाथ फैलाकर मुस्कुराते हुए बोला, रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? नए स्टूडेंट्स के लिए हमारा कॉलेज वेलकम सेरेमनी बनाता है। विदुषी एकदम से रुक गई और थोड़ा असहज महसूस करने लगी। विदुषी ने थोड़ी घबराहट में कहा, जी? वो लड़का शरारती अंदाज में बोला, बस छोटी सी फॉर्मेलिटी है। नए स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देना होता है और खासकर जब कोई इतना प्यारा हो तो सबको एक एक हक तो कर ही सकती हो। रोहन के दोस्त हंसने लगे। देखिए, मुझे कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना, रैगिंग लेना अलाउड नहीं है। लीडर के चेहरे पर शरारती मुस्कान और बढ़ गई। अरे इतना गुस्सा? हम तो बस दोस्ती करना चाह रहे थे। ये कहते हुए वो विदुषी को छूने ही वाला था कि किसी के मजबूत हाथों ने उसका हाथ रोक लिया। लंबे कद, गहरे काले बाल और चेहरे पर सख्त पर तेज नजरें लिए एक 18 साल का लड़का था। उसने आते ही माहौल भांप लिया। वो हर वक्त मस्ती के मूड में रहने वाला, जिंदगी को लेकर जरा भी सीरियस नहीं है। सोचने समझने का सारा ठेका दिल को दे रखा है। दिल की कही बात से कभी इनकार नहीं करता। घर का सबसे छोटा है तो सब जितना प्यार करते हैं डांटते भी उतना ही है। काम बनाने से ज्यादा काम बिगाड़ने में इनकी मास्टरी है। लड़कियों को पटाना तो चाहते हैं पर कोई पटती नहीं है। फिलहाल तो इस अबला नारी यानी विदुषी को बचाना चाहता था। क्या हो रहा है यहाँ? ये मेरी गर्लफ्रेंड है सीनियर। आप कहे तो मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। वैसे मेरा नाम लक्षित है। मैं अर्चित भैया का छोटा भाई हूँ। अर्चित का नाम सुनते ही वो लीडर अपने दोस्तों को देखने लगा और फिर बोला, अच्छा तुम तो अपने ही पट्टे हो फिर, जाओ जाओ। लक्षित विदुषी का हाथ पकड़कर अंदर बढ़ा। तुम ठीक हो विदुषी? विदुषी ने हल्का सिर हिलाकर हामी भरी और फिर थोड़ी दूर जाने पर घूरते हुए बोली, ठीक हूँ। और क्या? तू नहीं आता बजा देती सबकी। और क्या बोला तू? गर्लफ्रेंड? और तेरी? हाँ, आखिरी लड़का भी होगा ना तब भी तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होगा। लक्षित ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मैं तुझे कौन सा सच में गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ? बड़ी आई छिपकली, बचा रहा था तुझे। लक्षित और विदुषी बचपन के दोस्त थे और इनकी दोस्ती भी बड़े अलग तरीके से हुई थी। उस दिन घर के दरवाजे पर बैठी 5 साल की विदुषी बार बार सड़क पर निगाहें गड़ाई थी। उसकी छोटी छोटी आंखों में इंतजार था, बेचैनी थी। जब भी कोई गाड़ी सड़क से गुजरती उसकी उम्मीद जागती, लेकिन जब गाड़ी आगे निकल जाती तो उसका चेहरा उतर जाता। तभी उसका 13 साल का भाई वीरेन हाथ में बैट घुमाते हुए आया और विदुषी को दरवाजे पर देख घबराते हुए बोला, अरे विदुषी, तू सुबह से यहीं बैठी है? विदुषी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में सवाल तैर रहे थे। भैया, माँ कब आएगी? वीरेन का दिल धक से रह गया। 2 साल पहले उनकी माँ घर छोड़कर चली गई थी। तब से उसने कभी पलटकर नहीं देखा। घर में पापा भी कम ही रहते थे और जो पड़ोसी थे वो ताने मारने से बाज नहीं आते थे। लेकिन विदुषी के सवाल में आज उम्मीद थी, जैसे उसे पक्का यकीन हो कि माँ आज आएगी। विदुषी, माँ अब नहीं आएगी। तुझे कितनी बार समझाया?
लेकिन भैया, पड़ोस वाली काकी कह रही थी कि हर औरत एक दिन अपने घर लौटती है। ये माँ का घर है ना, वो भी आएंगी। वीरेंद्र समझ गया कि किसी पड़ोसी के ताने ने विदुषी के दिल में उम्मीद जगा दी है। वो कुछ कहता इससे पहले सड़क से एक चमचमाती कार उनके सामने वाले बंगले की ओर मुड़ गई। विदुषी की आंखें चमकी। वो एकदम से उठी और दौड़कर कार के सामने आ गई। ब्रेक की तेज चीख के साथ गाड़ी रुकी और ड्राइवर ने झटके से कार का दरवाजा खोला और चिल्लाया, अरे लड़की, मरना चाहती है क्या? विदुषी सहमी नहीं, बल्कि कार की खिड़की पर हाथ रखकर अंदर झांकने लगी। माँ? पर अंदर बैठी महिला कोई और थी। उसकी उम्मीद फिर टूट गई। वो धीरे धीरे पीछे हटी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी उस महिला ने बाहर आकर उसे गले से लगा लिया और चुप कराने लगी। उनके पीछे एक बच्चा भी विदुषी के पास आया। उसने विदुषी के सामने हाथ बढ़ाकर कहा, मैं लक्षित, तुम्हारा नाम क्या है? बस उस दिन से विदुषी उस महिला यानी सरोज के परिवार का एक हिस्सा ही बन गई। माँ के जाने के बाद विदुषी के पापा उसका ठीक से ध्यान नहीं रख पाते थे और बड़ा भाई वीरेंद्र खुद अपनी माँ के जाने के दुख से उभर रहा था। ऐसे में विदुषी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सरोज और उसके परिवार ने ले ली। लक्षित के साथ साथ अर्चित भी विदुषी का ध्यान रखने में कोई कमी नहीं रखता। फिलहाल तो दोनों बेस्ट फ्रेंड अपनी ही बहस में मगन थे। अगर दिन में 100 बार झगड़ा ना कर ले तो इनका दिन ही नहीं निकलता था। तूने कभी सोचा है बिना दांतों के हंसता तो कैसा दिखेगा? विदुषी ने बहुत ही शांत पर डरा देने वाले लहजे में कहा, जिससे डरकर लक्षित की मुस्कान भी सिमटकर छोटी हो गई। तू भी ना सीरियस हो जाती है छोटी छोटी बात पर, चिल मारना। लक्षित ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, मैं अगर सीरियस होती ना तो तू यहाँ नहीं होता। शुक्र मना मैं सीरियस नहीं हूँ। विदुषी ने चिढ़कर कहा, सुनना प्लीज, कॉलेज में जब कोई अच्छी लड़की दिखे ना तो मुझसे दूर हो जाना। तेरे चक्कर में कोई लड़की मेरी तरफ देखती भी नहीं। सबको लगता है तू मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं और तेरी गर्लफ्रेंड, उससे पहले मैं जहर खाकर मर क्यों ना जाऊं? तो रोका किसने? नेकी और पूछ पूछ। लक्षित ने धीरे से कहा, पर विदुषी को सुनाई दे गया। उसने घूरते हुए लक्षित की तरफ देखा। ये फालतू के जोक्स मेरे सामने मत क्रैक किया कर। विदुषी ने गुस्से में कहा, बस इन्हीं हरकतों की वजह से, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे कोई लड़की नहीं मिलती। लक्षित ने उससे उसी की शिकायत कर डाली। क्यों, भूल गया नलिनी को? विदुषी ने हंसकर टॉन्ट मारते हुए कहा, नाम मत ले उस बेवफा का सुबह सुबह। मेरे साथ तो वो बस अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए थी। लक्षित ने गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था वो सही नहीं है तेरे लिए। पर नहीं, प्यार का भूत तो धोखा खाकर ही उतरता है। विदुषी ने हंसते हुए कहा। अब लक्षित का मुंह उतरा हुआ था और विदुषी चेहरे पर मुस्कान लिए थी। पहला दिन था। चारों तरफ कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। बाइक पार्क करते ही 2 लड़के सामने से आते हुए उनके नजदीक आ गए। न्यू एडमिशन? एक ने पूछा तो लक्षित ने हाँ में सर हिला दिया और मन ही मन बोला, एक से पीछा छूटा नहीं कि एक और आ गए रैगिंग लेने। कॉमर्स? इस बार दूसरे लड़के ने पूछा। एक बार फिर लक्षित ने हाँ में सर हिला दिया। चलो हमारे साथ, दोनों लड़कों ने कहा और आगे बढ़ गए। लक्षित और विदुषी भी उनके पीछे हो लिए। समर, न्यू एडमिशन, कॉमर्स वाले। एक बड़े से क्लासरूम में जाकर उन लड़कों में से एक ने आवाज लगाई। उस क्लासरूम में पहले ही काफी सारी भीड़ थी, पर ज्यादा शोरगुल नहीं था। उस लड़के की आवाज देने पर लगभग पूरी भीड़ उन दोनों की तरफ पलट गई और भीड़ में ठीक सामने टेबल पर बैठा था एक लड़का, समर, जो इस झुंड के सरदार के जैसा लग रहा था। विदु, मुझे डर लग रहा है। इनकी गैंग देखकर लग रहा है यहाँ तो अर्चित भैया का नाम भी काम नहीं आएगा। लक्षित ने विदुषी को आगे करते हुए खुद उसके पीछे जाकर धीरे से कहा। कौन था ये समर जिससे लक्षित डर रहा था? और क्या होगा दोनों के साथ? क्या लक्षित की नोक झोंक के पीछे है प्यार का एहसास या फिर सिर्फ दोस्ती? क्या विदुषी और लक्षित अपने दिल के एहसास को समझ पाएंगे या हमेशा दोस्त बनकर रह जाएंगे? चुप बे फट्टू, अभी तो सामने बड़ा डॉन बन रहा था। कर क्या लेंगे ये? ऐसे डरेगा तो और डराएंगे। विदुषी ने भी धीरे से कहा। क्या खुसुर पुसुर चल रही है यहाँ? चलो इधर सामने आओ। इस बार आवाज समर की आई तो विदुषी और लक्षित ने उसकी तरफ देखा और सामने की तरफ बढ़ गए। विदुषी के ना कदमों में ना नजरों में डर दिखाई दे रहा था। वहीं लक्षित हल्का घबराते हुए धीमे कदमों से
विदुषी के पीछे पीछे चल रहा था। आंखों में समर ने पूछा, विदुषी शर्मा, और तुम्हारा? विदुषी ने समर से उसका नाम पूछ लिया। आसपास के सारे लोग उसे ही घूर कर देख रहे थे, जैसे उसने समर से उसका नाम नहीं, उसके पापा की इनकम पूछ ली हो। मरवाएगी ये लड़की, हर जगह शेर बनना जरूरी है क्या? लक्षित ने अपने आप से कहा और फिर आसपास सबके चेहरे देखने लगा। सबकी नजर अब समर पर आ गई थी। किसी ने नहीं सोचा था 5 फुट 4 इंच की साधारण सी दिखने वाली लड़की अपनी रैगिंग ले रहे सीनियर से सामने से सवाल पूछ लेगी। समर के भी आश्चर्य की सीमा नहीं रही थी, फिर भी उसने खुद को संभाला और अपना नाम पूरे घमंड के साथ बताया। समर जायसवाल नाम है मेरा। कुछ अजीब नहीं है? समर जायसवाल, मतलब एक ही नाम 2 बार बोलना कुछ ज्यादा ही अजीब है। विदुषी ने समर के नाम बोलने के तरीके का मजाक बनाते हुए कहा, जिस पर समर को गुस्सा आ गया, पर वो अपना गुस्सा एक झूठी मुस्कान के पीछे दबा गया। मरा दिया, इस बड़बोली को मेरे ही मत्थे मरना जरूरी था क्या भगवान? खुद तो फंसेगी ही, साथ ही साथ मुझे भी फंसाएगी। मैं क्यों आया इसके साथ? इससे अच्छा तो मैं भैया के साथ आ जाता। उनको देखकर ये लोग भी कुछ नहीं कहते मुझे। लक्षित ने दुखी होते हुए अपने आप से कहा, काफी अच्छा मजाक कर लेती हो, पर ये स्कूल नहीं है, कॉलेज है और हम सब तुम्हारे सीनियर्स हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट करो, समझी? और फिलहाल हम जो बोले वो करो। समर ने विदुषी के सामने आकर उसकी आंखों में झांक कर कहा, पर अब भी डर का एक कतरा भी। तो क्या करवाया जाए मिस विदुषी शर्मा से? समर ने आसपास खड़े अपने दोस्तों से पूछा। समर टॉम बॉय टाइप की है, पुशअप्स करवा लेते हैं, किसी ने कहा। नहीं, इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कुछ मुश्किल सा करवाते हैं ना इससे। समर ने विदुषी की तरफ देखते हुए कहा। वहीं अब भी विदुषी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इससे लगता है लड़कियों वाले काम मुश्किल से होंगे। क्यों ना लड़कियों वाला कोई डांस करवा लेते हैं, भरतनाट्यम, बैली या फिर घूमर। पीछे से किसी लड़के की आवाज आई। हाँ, ये ठीक रहेगा। अपनी टी शर्ट को कमर से फोल्ड करो और बेली डांस करो। याद रहे, तुम्हारी पूरी कमर मटकते हुए दिखनी चाहिए। समर ने कहा तो लक्षित की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि विदुषी बोल पड़ी। मैं वो करूंगी जो तुम बोलोगे, बदले में तुम्हें भी मेरा दिया हुआ टास्क पूरा करना होगा। विदुषी ने बड़े आराम से कहा तो आसपास के सभी सीनियर्स हंसने लगे, पर विदुषी चेहरे पर बिना कोई भाव लिए वैसे ही समर को देखती रही और लक्षित के चेहरे पर राहत के भाव आ गए, मानो वो समझ रहा था कि विदुषी ने पक्का कुछ सोच लिया होगा इस मुसीबत से निकलने के लिए। और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? समर ने हंसते हुए पूछा। विदुषी ने अपने हाथ में पकड़ा फोन समर के सामने करते हुए बहुत धीरे से कहा, इसलिए विदुषी के फोन में अब तक की सारी रिकॉर्डिंग थी। रैगिंग इलीगल है। अगर ये वीडियो वायरल हो गया और कल को मैंने गलती से अपनी कलाई काट ली, तो अब अगर तुम चाहते हो कि ये रिकॉर्डिंग मैं डिलीट कर दूं, तो या तो तुम भी मेरा दिया हुआ टास्क करो या फिर मुझे ऐसे ही जाने दो। विदुषी ने फुसफुसाकर कहा। ठीक है, तुम जा सकती हो, समर ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। वो समझ चुका था कि इस टास्क के बदले अगर विदुषी ने उससे कुछ करवाया तो वो कोई ऐसा वैसा काम नहीं होगा। समर का जवाब सुन बाकी सब में फुसफुसाहट होने लगी कि आखिर समर ने विदुषी को बिना कुछ कराए जाने कैसे दिया। विदुषी के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। वो क्लासरूम से निकलने लगी तो लक्षित भी उसके पीछे हो लिया। ये मेरे साथ नहीं है, आप लोग जो चाहो इसे करवा सकते हो, विदुषी ने बिना पीछे मुड़े कहा तो कुछ सीनियर्स ने लक्षित को वहीं पकड़ लिया। मैं इसके साथ ही हूँ, विदु बचा ले प्लीज, आई एम सॉरी। अब से चला लेना तू बाइक। पीछे से लक्षित बोलता रह गया, पर विदु ने उसकी एक ना सुनी और वो क्लासरूम से बाहर चली गई। लक्षित मन ही मन विदु को गाली दे रहा था। एक दोस्त ने विदु की हेल्प की थी और उसकी बारी में विदु ने उसे अकेले छोड़ दिया था। दूसरी तरफ अर्चित सुनो ना, प्लीज ये असाइनमेंट पूरा करवाने में हेल्प कर दो ना, चैटर्जी जान ले लेगा आज ये असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ तो। खूबसूरत सी दुबली पतली एक लड़की ने अर्चित के पीछे दौड़ते हुए कहा, तुम क्यों टाइम पर अपना काम पूरा नहीं करती हो नित्या? हर बार का यही रोना है तुम्हारा। अर्चित ने पीछे मुड़कर गुस्से में कहा, क्योंकि तुम हर बार मेरी मदद जो कर देते हो। नित्या ने मुस्कुराकर कहा, यू आर इम्पॉसिबल। अब चलो मेरे साथ, करते हैं तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट। अर्चित ने चिढ़ते हुए लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए कहा तो नित्या भी मुस्कुराकर उसके साथ हो ली। अर्चित भी इसी कॉलेज में लास्ट ईयर में पढ़ रहा था। स्वभाव से शांत अर्चित पढ़ाई में भी काफी अच्छा था। नित्या भी उसी के साथ पढ़ती थी। दोनों 11 से साथ में थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे।
पर आज तक इजहार मोहब्बत नहीं हुआ था। शायद दोनों को कभी उसकी जरूरत ही नहीं लगी थी। अर्चित लाइब्रेरी में बैठा नित्या को असाइनमेंट करवा रहा था कि तभी विदुषी वहाँ आ गई। अर्चित के बराबर किसी लड़की को बैठा देख उसे कुछ अजीब लगा। आज तक उसने अर्चित के साथ कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। यहाँ तक फंक्शन और पार्टी वगैरह में भी अर्चित विदुषी के अलावा कभी किसी लड़की से बात करता नहीं दिखाई पड़ता था। अरे भैया, आप यहाँ? विदुषी ने अर्चित के सामने जाकर कहा तो दोनों की नजरें विदुषी पर एक साथ उठ गई। सुबह सुबह का वक्त था तो लाइब्रेरी में न ज्यादा बच्चे थे न ही लाइब्रेरियन। तुम सब टॉपिक्स पर ये हेडलाइन दो, अर्चित ने नित्या से कहा और फिर विदुषी की तरफ मुड़कर कहा, मैं तो यही हूँ पिछले 2 सालों से। न्यू तो तुम हो और लाइब्रेरी में हो, ये तो और बड़ी बात है। अर्चित ने विदुषी के लाइब्रेरी में होने का मजाक बनाते हुए कहा। वो तुम्हें घूमते घूमते यहाँ पहुँच गई और खिड़की से आप दिख गए तो अंदर आ गई। हाँ, वही मैं सोचूं। एक बार सूरज अपने आने की दिशा बदल सकता है, पर तुम पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में आ जाओ, इम्पॉसिबल। वैसे वो तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? अर्चित ने लक्षित के बारे में पूछते हुए कहा। अभी कॉलेज में सीनियर उसका वेलकम कर रहे हैं, विदुषी ने लापरवाही से कहा। और तुम्हारा वेलकम हो गया विदु? इस बार नित्या ने पूछा। आप मुझे कैसे जानती है? विदु ने उसके सवाल का जवाब ना देते हुए अपना ही सवाल पूछ डाला, जिस पर नित्या थोड़ी सकपका गई। वो अर्चित ने बताया कि तुम और लक्षित आज से कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो। नित्या ने थोड़ी असहजता से बताया। ओहो, हमें तो कभी नहीं बताया भैया ने अपने दोस्तों के बारे में, विदु ने दोनों की खिंचाई करते हुए कहा तो दोनों ही थोड़े हड़बड़ा गए। ये नित्या है विदु, हम साथ ही पढ़ते हैं, अर्चित ने नित्या की तरफ इशारा करते हुए कहा तो नित्या ने सामने से हाय कह दिया। हाय, मैं विदुषी हूँ। आप भी मुझे बाकी सबके जैसे विदु बुला सकती हो। मैं अर्चित भैया के सामने वाले घर में ही रहती हूँ। अर्चित भैया की बहन हूँ और लक्षित की क्राइम पार्टनर हूँ। तेरी ये सब में मैं लक्षित को तो भूल ही गई। वो पता नहीं किस हाल में होगा। आप अपनी गुटरगु मेरा मतलब है पढ़ाई कंटिन्यू करिए, मैं लक्षित को देखती हूँ। बाय, फिर मिलेंगे। बोलते हुए विदुषी तेजी से बाहर निकल गई और नित्या मुंह और आंख फाड़े उसे ही देखती रह गई। यहाँ लड़की है मतलब पूरी तूफान, कॉलेज में कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे ये, नित्या ने कुछ सामान्य होने के बाद कहा तो अर्चित को उसकी असहजता पर हंसी आ गई, पर उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अब विदु पूरा खत्म हो गया हो तो क्या हम गुटरगु नहीं, मेरा मतलब है असाइनमेंट पूरा करें। हड़बड़ी में अर्चित के मुंह से भी विदुषी के शब्द ही निकल गए और वो सर झुकाकर अपने काम में लग गया। वहीं अर्चित के शब्दों से नित्या का दिल एक बार जोर से धड़क उठा। क्या हो रहा है लक्षित के साथ? क्या अर्चित अपने प्यार का इजहार कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए दोस्ती में लिपटा इश्क, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। हो चुका था और लक्षित मुंह लटकाए क्लास की तरफ बढ़ रहा था। विदुषी को देखकर लक्षित का गुस्सा फूट पड़ा। ये मेरे साथ नहीं है, आप जो चाहो इससे करवा सकते हैं। यही कहा था ना तूने, तो अब क्यों आई है? जाना, बना ले नए दोस्त। वैसे भी मेरी कद्र है ही किसे? लक्षित ने झल्लाते हुए कहा। उसको ऐसे चिढ़ता देख विदुषी को बड़ी हंसी आ रही थी। अरे पर तूने ही तो कहा था मेरे कारण तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती, मैं कॉलेज में दूर रहूं तुझसे, फलाना ढिमकाना और भी पता नहीं क्या क्या। इतना ही कहा था और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ा मत ज्यादा, दूर रहने को कहा था। तू तो मुसीबत में ही छोड़कर भागी सो भागी, मुसीबत को न्योता भी देकर गई। ऐसे भी कोई दोस्त होते हैं भला? अच्छा ठीक है, अब नहीं जाऊंगी कभी, तू कहेगा तब भी नहीं। विदुषी ने अपना हाथ लक्षित के गले में डालकर कहा। तू रहने दे, बात मत कर मुझसे। वो अब भी चिढ़ा हुआ था। देख, इससे ज्यादा मैं किसी की मान मुनहार नहीं कर सकती। तू सीधे से मान रहा है या तुझे फिर से उन सीनियर्स के पास छोड़कर आऊं कि तेरी एक बार फिर रैगिंग ले? उसने उसे धमकाने के अंदाज में कहा। हे भगवान, पिछले जन्म के सारे पापों की सजा इस जन्म में इसका दोस्त बनाकर दे दी क्या? लक्षित बुदबुदाया। कुछ कहा क्या तूने? विदुषी ने कान पास ला पूछा। कुछ नहीं मेरी माँ, ले पानी पी और चल क्लास में चलते हैं। देखे तो सही कॉलेज में क्लासरूम दिखते कैसे हैं। लक्षित ने एक बॉटल बैग से निकाल कर देते हुए कहा तो विदुषी ने मुस्कुराकर पानी की बॉटल उससे ले ली। इतने साल बीत गए थे पर विदुषी को पानी का याद दिलाने की लक्षित की आदत आज भी वही थी और दोनों के लिए अब ये सामान्य सी बात हो गई थी। लक्षित का विदुषी को पानी का बोलना और विदुषी का उसके बोलने पर पानी पी लेना। साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि देखना है कि अपनी क्लास में कितनी लड़कियां हैं।
विदुषी ने लक्षित के पेट में बॉटल से मारते हुए कहा, आउच! तुझे साथ देखकर वैसे भी मुझे कोई भाव नहीं देने वाली, क्या ही हो जाना है उन्हें देखकर भी। हाँ, लक्षित ने मुंह बनाते हुए कहा। नयन सुख तो ले ही सकता है बच्चा, थोड़ी आंखों की सिकाई करने में क्या बुराई है? विदुषी ने अपना ज्ञान दिया। इतनी वाहियात बात दिमाग में आ कैसे जाती है तेरे? तुम सालों को वो काम करते हुए भी कोई शर्म नहीं आती है, और मेरे दिमाग में आ गई उसमें ही गुनाह हो गया। दोनों के लिए अलग रूल क्यों? कोई रूल नहीं है मेरी माँ। अब चलते हैं क्लास में, प्रोफेसर भी पता नहीं कैसा होगा, देरी से पहुँचे तो भजन ना सुना दे। लक्षित ने विदुषी को लगभग खींचकर ले जाते हुए कहा। दूसरी तरफ वीरेन अपने कैबिन में बैठा जरूरी काम निपटा रहा था कि तभी उसके करीबी दोस्त राज का फोन आ गया, जो पिछले कुछ सालों से दुबई में जॉब कर रहा था। वीरेन की राज से दोस्ती पिछले साल एक प्रोजेक्ट साथ में करने के कारण हुई थी, तब से दोनों अच्छे दोस्त थे। उस वक्त जब राज भारत आया था तो 3 महीने वीरेन के घर पर ही ऊपर के कमरे में रहा था। विदुषी, वीरेन, अर्चित, लक्षित सबसे राज की अच्छी पटने लगी थी इन 3 महीनों में। बाकी सबसे तो अब संपर्क नहीं था, पर वीरेन से उसकी दोस्ती आज भी वैसी थी। क्या हाल है भाई, आज ऑफिस आवर्स में कैसे कॉल कर लिया? वीरेन ने फोन उठाते ही पूछा। पूछ मत भाई, बहुत परेशान हूँ। सामने से राज की आवाज आई। ठीक है, नहीं पूछता। वीरेन ने हंसते हुए कहा। तू ना साले काम से फोन किया था और मुझे कुछ नहीं सुनना, ये काम तुझे करना ही होगा। आप तो बस हुक्म कीजिए, क्या करना होगा मुझे, और ऐसी कौन सी आफत आ गई? वीरेन ने हंसते हुए कहा। यार मेरी साली इंडिया आ रही है फूड एंड न्यूट्रिशन का कोई कोर्स करने। राज ने दुखी होते हुए कहा तो वीरेन को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। तुमने क्या कहा? मुझे साली सुनाई दिया। वीरेन ने पूछा। मैंने साली ही कहा था, राज बोला। शादी भी कर ली और बताया भी नहीं? वीरेन ने निराशा में कहा। अरे यार शादी हुई नहीं है, होने वाली है, कि छोटी बहन की बात कर रहा हूँ। राज ने झुंझलाते हुए कहा। तो सीधा होने वाली साली बोलने में जान जा रही थी क्या? अब बोल, काम क्या है? हाँ तो बात ये है कि मेरी साली, मेरा मतलब है होने वाली साली इंडिया आ रही है परसों। राज ने बात शुरू करते हुए कहा। हाँ तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वीरेन ने हैरानी से पूछा। दरअसल मैंने अपने ससुराल में बोल दिया था कि इंडिया में उसके रहने खाने का इंतजाम मैं कर दूंगा, पर मैं भूल गया। अब परसों की उसकी फ्लाइट है और इतने शॉर्ट नोटिस में उसके लिए सेफ जगह कहाँ खोजूं? राज ने अपनी परेशानी बताई। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? यहाँ पर हॉस्टल और पीजी की कमी थोड़े ही है। मैं आज ही बात करके कहीं उसके लिए इंतजाम करवा देता हूँ। अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुए हैं, रूम मिल जाना चाहिए, और बहुत सारे ऐप भी हैं जो हमें पसंद की लोकेशन में रूम्स की अवेलेबिलिटी बता देगी। नहीं यार, वो इंडिया बस बचपन में एक बार आई थी जब वो बहुत छोटी थी, उसे कुछ नॉलेज नहीं है वहाँ का। मैं चाहता था कि वो किसी अच्छी इंडियन फैमिली के साथ रहे, जैसे मैं रहा था। राज ने अपने दिल की बात कही। तो तू ये कहना चाहता है कि वो हमारे घर रहे? वीरेन ने सीधे लफ्जों में पूछ लिया। हाँ, अगर तेरे घर पर कोई प्रॉब्लम ना हो तो, या फिर तू उसे ऐसा कोई घर रेंट पर दिलवा दे जहाँ पहले से कोई इंडियन फैमिली रहती हो। राज ने दोनों विकल्प वीरेन के सामने रख दिए। ठीक है, मैं रेंट के लिए घर पता करता हूँ। अगर नहीं मिला तो हमारे घर के लिए पापा से बात करता हूँ, तू बेफिक्र रहे। वीरेन ने भी सोच समझकर जवाब दिया। कुछ देर और बात करके राज ने फोन रख दिया और वीरेन इंटरनेट पर ऐसे घरों की लिस्ट बनाने लगा जिसमें राज की फैमिली को ठहराया जा सके। लेकिन कोई अच्छा हॉस्टल या पीजी देख रहा था, पर जो मिल रहा था वो पसंद नहीं आ रहा था, और जो पसंद आ रहा था उसमें जगह नहीं थी। हार कर वीरेन ने अपने पापा जयेश जी को फोन लगा दिया। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? जयेश जी ने फोन उठाते ही पूछा। आपको कैसे पता कि कुछ हुआ ही है? वीरेन ने हैरानी से एक और सवाल कर लिया। वो तुमने इस वक्त फोन किया ना, इसलिए। बोलो, कुछ काम था क्या? वो पापा, आपको राज याद है? वीरेन ने पूछा। कौन? वो दुबई वाला जो हमारे घर रुका था? जयेश ने याद करते हुए कहा। हाँ वही। उसके बाद वीरेन ने रात से हुई सारी बात जयेश को बता दी, और साथ ही कहीं भी रूम ना मिलने वाली बात भी। तो प्रॉब्लम क्या है? वो ऊपर वाले कमरे में रह जाएगी। वैसे भी राज के जाने के बाद वो कमरा खाली ही है। राज ने तुम्हारी इतनी मदद की है, थोड़ी मदद तुम भी उसकी कर दो। पर पापा, ऐसे ही रोकने के लिए राज नहीं मानेगा, वो बहुत खुददार किस्म का है। तो पैसे ले लेंगे हम उसके रहने के, टेंशन की क्या बात है? जयेश ने जैसे एक पल में ही सारी परेशानी का हल निकाल दिया था। तब फिर ठीक है, मैं अभी राज को बता देता हूँ, वीरेन ने कहा।
वो बस फोन कट करने ही वाला था। अरे रुको, वैसे वो लड़की क्या पढ़ रही है और उम्र कितनी होगी उसकी? पापा प्लीज, आप फिर उसी ट्रैक पर पहुंच गए, वीरेन ने चिढ़ते हुए कहा। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था कि अगर उम्र में विदु जितनी है और उसी की कॉलेज में है तो उसे भी कंपनी मिल जाएगी। जयेश ने बात बदलते हुए कहा, विदु से भी छोटी है, वो बच्ची है और कॉमर्स पढ़ने के लिए कौन दुबई से यहाँ आएगा? तुझे कैसे पता? जयेश के अंदर के जासूस पिता ने पूछा। उसकी डिटेल्स भेजी थी राज ने, इसलिए पता है, वरना अंतर्यामी नहीं हूँ मैं। वीरेन समझ रहा था जयेश भाई की हर एक बात का मतलब, इसलिए ज्यादा चिढ़ा हुआ था। ठीक है ना, तो नाराज क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। अब रखता हूँ, बाय। बोलते हुए जयेश ने बिना कोई देर किए फोन रख दिया और एक गहरी सांस ली। इधर वीरेन बोला, फिलहाल तो उसे अपने यहाँ ही रुकवाना पड़ेगा। इतने शॉर्ट नोटिस पर रूम मिलने से रहा। बस ये विदु और लक्षित कोई मस्ती ना करे। वीरेन बड़बड़ाया। वीरेन को अंदाजा नहीं था कि वो एक आफत अपने घर लेकर आ रहा था। क्या होगा एक नए सदस्य की एंट्री का अंजाम? क्या लक्षित और विदुषी की बचपन की दोस्ती में आएगी दरार, या होगी प्यार वाली तकरार? कब बदलेगी ये दोस्ती प्यार में, या फिर कभी अपने एहसास को समझ ही नहीं पाएंगे दोनों? जानने के लिए सुनते रहिए दोस्ती में लिपटा इश्क। सिर्फ है परेशान दिख रहे हो? जयेश के सामने आकर बैठी एक उसी की हम उम्र औरत ने बैठते ही पूछा। बस वही थोड़ा वीरू के लिए परेशान था विभा मैम, जयेश ने कहा। ये उसकी बॉस थी विभा। इस उम्र में भी उसने खुद को काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। शादी नहीं की थी उसने। फॉर्मल पैंट शर्ट और ब्लेजर के साथ खुले बालों में वो अब भी काफी खूबसूरत लगती थी। हम ऑफिस में नहीं हैं, अभी तुम बिना मैम कहे भी बात कर सकते हो, विभा ने नाराजगी से कहा। तो जयेश ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। अब बताओ क्या परेशानी है, विभा ने पूछा। तो जयेश ने एक गहरी सांस ली। वीरू और कौन, वो शादी के नाम से ऐसे दूर भागता है मानो कोई भूत देख लिया है। 2 साल से अच्छी जॉब पर है, पिछले 1 साल से उसे शादी के लिए बोल रहा हूँ, पर शादी करना ही नहीं चाहता। वक्त तो थोड़ा उसे, थोड़े वक्त बाद उसे भी जीवन साथी की जरूरत महसूस हो जाएगी, विभा ने समझाना चाहा। तुमको महसूस हुई? जयेश के कहने पर विभा ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी ने उसके घाव कुरेद दिए हो। मेरी बात अलग है, विभा ने नजरें चुराते हुए कहा। सबकी बात अलग ही होती है विभा। वीरू ने अपनी माँ की वजह से शायद शादी के लिए ना कहा है। तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, विभा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। तो जयेश ने बिना कुछ कहे अपना हाथ वापस निकाल लिया। विभा भी बातों को समझती थी, उसने भी कुछ नहीं कहा। विभा ने काफी बार बातों बातों में जयेश को जताया था कि वो उसे पसंद करती है, और जया के जाने के बाद तो एक बार साफ शब्दों में भी शादी के लिए कहा था, पर जयेश अपनी जया की जगह किसी को भी देने को तैयार नहीं था। विभा ने जब बच्चों के लिए दूसरी शादी की बात कही, तब भी जयेश ने ये कहकर ना बोल दिया था कि जब सगी माँ ही नहीं टिक पाई तो सौतेली तो क्या ही टिकेगी। उसके बाद विभा ने भी कभी शादी के लिए जयेश से नहीं कहा, बस अब तक दोस्त बनकर उसके हर दुख सुख में साथ है। दूसरी तरफ कॉलेज में मुझे उस लड़की से बात करनी है, क्लास से निकलकर कॉरिडोर में खड़े लक्षित ने विदुषी के पीछे चलते हुए कहा। कौन सी लड़की से? विदुषी ने याद करने की कोशिश करते हुए पूछा। अरे वही पिंक ड्रेस वाली। लक्षित को ना चाहते हुए भी उसके गुलाबी कपड़े ही याद दिलाने पड़े। चलते चलते ही उसकी बात सुनकर विदुषी रुक गई और हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। आर यू सीरियस लक्षित? आई मीन वो लड़की पूरी लड़की वाली लड़की है, तो झेल नहीं पाएगा, विदुषी ने उसे आगाह करते हुए कहा। अब ये लड़की वाली लड़की क्या होता है? अच्छा अब समझा, जैसे तू लड़कों वाली लड़की है वैसे ही वो लड़की वाली लड़की है, लक्षित ने कुछ समझते हुए कहा। मेरी बात और है, तू समझ नहीं रहा है। मुझे समझना भी नहीं है। देख विदु, मुझे वो पसंद है और मुझे उससे बात करनी है, तू हेल्प करेगी तो बोल। ठीक है, मरने का शौक आ रहा है तो मर जा, आग लगा के, पेट्रोल मैं डाल दूंगी, विदुषी ने गुस्से में कहा। मरने में हेल्प कर देगी पर लड़की पटाने में हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, ज्यादा सेंटी मत हो, करवा दूंगी बात। अब चल कैंटीन में, तेरी आइटम उसी तरफ गई है। विदुषी का हर बार का ऐसा ही था, उसे जब भी लक्षित के लिए कुछ सही नहीं लगता था तो लक्षित को पहले समझाती थी, फिर जब वो नहीं मानता था तो उसे उसके हाल पर छोड़ देती थी। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? कैंटीन में चेहरे के आगे छोटा सा शीशा लगाए
अपनी गुलाबी लिपस्टिक ठीक करती उस लड़की को विदुषी ने पूछा। या श्योर, उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा। तो विदुषी और लक्षित मुस्कुराकर उसकी ही टेबल पर चेयर खींचकर बैठ गए। मैंने देखा था तुम्हें क्लास में, उस लड़की ने कोक पीते हुए विदुषी को कहा। अच्छा, तुम भी हमारी क्लास में हो? हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, विदुषी ने सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। मैंने देखा था तुम्हें, तुम राइट साइड में कॉर्नर में बैठी थी ना? लक्षित ने जल्दी से बीच में बोलते हुए कहा। तो विदुषी ने टेबल के नीचे से लक्षित को टांग मारी, पर लक्षित ने चेहरे पर मार के कोई भाव नहीं आने दिए। उल्टा वो तो मुस्कुरा रहा था। खोता, किस बात की जल्दी है इसे? ये गुलाबो भागे थोड़ी जा रही है कहीं, विदुषी ने मन में लक्षित को कोसते हुए कहा। बाय द वे, आई एम लक्षित, लक्षित ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए कहा। पिंकी, उस लड़की ने हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताया। तो विदुषी के गले में खाना अटक गया और उसे बहुत तेज खांसी आ गई। आर यू ओके? विदुषी की खांसी देख पिंकी ने घबराते हुए कहा। वहीं लक्षित ने विदुषी को पानी दिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने लगा। कुछ 2 मिनट बाद विदुषी की खांसी शांत हुई, पर खांसी रुकते ही उसने पिंकी को देखा और उसकी हंसी छूट गई। वो कोशिश कर रही थी हंसी रोकने की, पर रोक नहीं पा रही थी। लक्षित समझ रहा था उसकी हंसी की वजह। वो उसे चुप करवाने की कोशिश भी कर रहा था, पर विदुषी की भी बस की बात नहीं थी। लक्षित बेचारा दोनों हाथों से मुंह ढककर बैठ गया। उसे विदुषी पर गुस्सा भी आ रहा था, पर पिंकी के सामने कुछ कह भी नहीं पा रहा था। आप लोग बातें करो, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। विदुषी को अपनी हंसी रोकने का कोई और उपाय नहीं सूझा, तो उठकर जाते हुए कहा और वहाँ से तेजी से निकल गई। वहीं कॉलेज में पार्किंग के पास, अर्चित, तुमने नित्या को देखा क्या कहीं? पार्किंग में अर्चित के एक दोस्त राजीव ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा। अभी थोड़ी देर पहले तक तो साथ ही थी, अभी पता नहीं कहाँ चली गई, पर उसने मुझे कहा था कि आज वो तुम्हारे साथ घर जाने वाली है। उसकी स्कूटी सुबह खराब हो गई थी, वो कह रही थी तुम्हारे साथ जाएगी वो आज घर, राजीव ने बताया। अच्छा, पर मुझे तो कुछ नहीं कहा, मैं तो निकलने ही वाला था। अभी भूल गई होगी, ये उसकी बुक है, सुबह ली थी उससे, प्लीज उसे दे देना, राजीव ने एक बुक उसे थमाते हुए कहा। श्योर, अर्चित ने कहा। राजीव को बाय बोलकर बाइक के पास आ गया और नित्या को कॉल करने लगा। नित्या उसी के पास आ रही थी। उसके फोन की रिंगटोन अर्चित को सुनाई दी, तो उसने फोन कट करके अपनी पॉकेट में रख लिया। सॉरी, वो कैंटीन से तुम्हारे लिए मफिन लेने चली गई थी, वहीं टाइम लग गया, नित्या ने जल्दी से अर्चित के पास आकर कहा। कमाल करती हो नित्या, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम मुझे बता तो सकती थी ना कि तुम्हारी स्कूटी बिगड़ गई है और मुझे तुम्हें घर ड्रॉप करना है। अभी मैं चला जाता तो? अर्चित ने गुस्से में नित्या को जोर से डांट दिया। सॉरी, मैं भूल गई थी, नित्या ने थोड़े धीमे स्वर में कहा। उसका डरा हुआ चेहरा देख अर्चित को भी खराब लगा कि उसने इतनी जोर से नित्या को क्यों डांटा। आई एम सॉरी टू, मुझे इतना जोर से गुस्सा नहीं करना था। अर्चित ने माफी मांगी तो नित्या ने एक नजर उसे देखा और सामने की तरफ चलने लगी। आखिर नित्या थी तो लड़की ही, भले ही गलती उसकी ही थी, पर अब जब अर्चित उससे माफी मांग रहा था तो उसे कुछ नखरे दिखाने तो बनते ही थे ना। नित्या आगे चली गई और अर्चित पीछे पीछे उसे आवाज देता रह गया और फिर उसके पीछे चल दिया। और दिखा दे दया और मांग ले माफी, अब घुमा रही है ना अपने आगे पीछे। अच्छा खासा वो माफी मांग रही थी, ऐसा तो नहीं कि थोड़ी देर गुस्सा करता। वो मनाती, लेकिन नहीं, तुझे तो महान बनना था, अब भुगत। नित्या यार मेरी बात तो सुनो, कहते हुए अर्चित उसके पीछे चल दिया। देखो नित्या, गलती तुमसे भी हुई, गलती मुझसे भी हुई, तुमने भी माफी मांग ली और मैंने भी माफी मांग ली, बात खत्म करते हैं ना, और कितना खींचेंगे इस झगड़े को? अर्चित ने नित्या के सामने आते हुए कहा तो नित्या नजरें झुकाए हुए उसकी बात सुनने लगी। पहले जहाँ नित्या की आंखों में नाराजगी थी, वहीं अब पछतावा था। उसने नजरें उठाकर अर्चित को देखा तो उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। अर्चित का मन किया कि अभी नित्या का सर चूम ले। वो एक कदम आगे भी बढ़ा, पर तभी अर्चित भैया कहती जोरदार आवाज से दोनों छिटक कर दूर हो गए। अर्चित ने आवाज की दिशा में देखा तो सामने विदुषी हाथ हिलाते हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए चली आ रही थी। इसे भी अभी टपकना था, अर्चित मन में ही बड़बड़ाया। अर्चित के इरादे समझ चुकी नित्या को भी उसकी शक्ल देखकर हंसी आ गई, तो अर्चित ने हल्की नाराजगी से उसे घूरा। इस दौरान विदुषी भी अर्चित और नित्या के नजदीक आ गई। तुम स्कूल में ही ठीक थी, क्यों कॉलेज में आई? अर्चित ने अपनी आईब्रो खुजलाते हुए कहा। वो क्या है ना भैया, जिंदगी में सुकून ही तो सब कुछ नहीं होता है ना, जिंदगी में तड़का मारने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। विदुषी ने हंसते हुए कहा।
हाँ मेरी अम्मा, समझ गया तेरे तड़के को। अब बोल, यहाँ टपकने की कोई खास वजह? कहते हुए अर्चित ने विदुषी के सामने हाथ जोड़ दिए। नहीं, वो तो मैं कैंटीन से निकल रही थी कि नित्या मैम दिख गई, तो सोचा उनसे बात कर लूं और आपके भी हाल चाल लेती चलूं। मैं वैसा ही हूँ विदु जैसा सुबह था, रिमेम्बर? अर्चित ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं, मुझे लगा कुछ काम था क्या विदु? नित्या ने प्यार से पूछा तो विदुषी मुस्कुरा दी। नहीं, सच में कोई काम नहीं था। मैंने बताया ना, आप लोगों को यहाँ देखा तो चली आई। कोई बात नहीं, तुम घर कैसे जा रही हो? अकेली हो तो अर्चित के साथ चली जाओ, नित्या ने कहा तो अर्चित ने उसे घूर कर देखा। वो कुछ कहने ही वाला था कि नित्या ने उसका हाथ दबाकर चुप करवा दिया, जो विदुषी ने भी देख लिया था, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हाँ, यही तो मैं पूछने आई थी कि अर्चित भैया मुझे घर ड्रॉप कर देंगे क्या? विदुषी ने हंसते हुए कहा तो अर्चित की शक्ल रोने लायक हो गई थी। लक्षित कहाँ है? तू तो उसके साथ आई थी ना, फिर अब अकेले कैसे? अर्चित को अचानक लक्षित की याद आई और उसने जल्दी से पूछ डाला। वो हमारा झगड़ा हो गया, विदुषी ने कुछ सोचते हुए झूठ कहा। कोई ऐसा दिन भी होता है जब तुम दोनों नहीं लड़ते? खैर, तो चल बाइक तक, मैं 2 मिनट में आता हूँ, अर्चित ने निराश होते हुए कहा। तभी विदुषी का फोन बज गया और उसमें एक अजीब से एनिमेशन की रिंगटोन बज रही थी। नित्या ऐसी अजीब सी रिंगटोन सुनकर विदुषी को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। विदुषी फोन उठाकर एक साइड चली गई। नित्या अब भी उसे हैरानी से देख रही थी। वो ऐसी ही है, या तो आदत डाल लो या फिर इग्नोर कर दो, अर्चित ने नित्या की नजरों को समझते हुए कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं, बाय। बाय बोलते हुए नित्या पलटकर जाने लगी तो अर्चित ने उसका हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, अर्चित ने शर्मिंदा होते हुए कहा। इट्स ओके अर्चित, आई कैन अंडरस्टैंड। नित्या ने मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ रख दिया। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझ गई। विदुषी ने झूठ मूठ की खांसी ली तो दोनों ने झटके से एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया और यहाँ वहाँ देखने लगे। भैया, आप एक काम करो, आप नित्या मैम के साथ चले जाओ, मैं लक्षित से बट्टी कर लूंगी, विदुषी ने कहा तो अर्चित के चेहरे पर 100 वोल्ट का बल्ब चमक गया। और आर यू श्योर? अर्चित ने खुशी संभालते हुए पूछा। यस, आई एम भैया, नाउ गो एंड एंजॉय। हे वेट, रुको। कैंटीन की तरफ जाती विदुषी को पीछे से किसी ने आवाज लगाई तो विदुषी ने मुड़कर देखा। सामने से समर चला आ रहा था। बोलो समर जायसवाल। समर के पास आने पर विदुषी ने बहुत ही रूखे तरीके से उससे कहा, हे प्लीज कॉल मी ओनली समर। समर ने बड़े ही शांत लहजे में कहा, या फिर विदुषी थी ही ऐसी जिसके सामने बड़े बड़ों को शांत होना पड़ता था। ओके, ओनली समर, कहो क्या काम था? विदुषी ने एक बार फिर उसे छेड़ दिया था। तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना? समर के लिए अब ये लड़की पहेली बन चुकी थी, जिसे सीनियर का डर तो था ही नहीं, उल्टा वो तो उनके नाम तक बिगाड़ रही थी। तुम्हें क्या लगता है? विदुषी ने हाथ बांधकर आराम से खड़े होते हुए पूछा। मुझे लगता है मिस विदुषी। तुम्हें क्या लगता है ओनली समर? विदुषी ने दोनों हाथ कमर पर रखकर थोड़ा एड़ियां उठाकर चेहरा उठाकर समर की तरफ देखते हुए कहा। फॉरगेट इट, क्या तुमने वो वीडियो डिलीट कर दिया? समर अब मुद्दे की बात पर आया। समर के पापा कॉलेज के ट्रस्टी थे, साथ ही समर इस बार कॉलेज प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा होने वाला था। जाहिर सी बात थी, ये वीडियो अगर बाहर आता तो उसकी छवि पूरी तरह से बिगड़ सकती थी। नहीं, विदुषी ने छोटा सा जवाब दिया और मुड़कर जाने लगी। मैंने तुमसे कोई टास्क ना करवाकर अपना प्रॉमिस रखा, अब तुम भी ये वीडियो डिलीट करके अपना प्रॉमिस रखो। समर ने पीछे से तेज चलकर सामने आते हुए कहा। ऐसा है ना मिस्टर ओनली समर, अपनी मेमोरी में जाकर थोड़ा रिवाइंड बटन दबाओ, क्योंकि मैंने ना तुमसे कोई प्रॉमिस किया था, ना वीडियो डिलीट करने की बात कही थी। हाँ, तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकती हूँ कि जब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आए तब तक ये वीडियो भी पब्लिक नहीं होगा। पर मैं कैसे मान लूं कि वीडियो तुम्हारे पास सेफ है? समर ने गुस्से में कहा, पर एक डर भी था जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। मत मानो, विदुषी ने कहा और हैरान परेशान समर को छोड़कर कैंटीन में जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और वो मुड़कर समर के पास आ गई। और हाँ, ओनली समर, मेरे फोन को या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो तुम्हें बता दूं, मैंने ये वीडियो पहले से ही कई जगह सेव करके रखा हुआ है। सो स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माई फोन, ओके?
विदुषी ने सवाल छोड़ा भी और बिना जवाब का इंतजार किए कैंटीन में चली भी गई। पीछे छोड़ गई हक्के बक्के ओनली समर को, जो आंखें फाड़े विदुषी को देख रहा था। इधर, और मेरे चीते, कैसी रही तेरी फर्स्ट डेट? विदुषी ने लक्षित के गले में हाथ डालकर उछलते हुए कहा। जब वो कैंटीन में जा रही थी, ठीक उसी वक्त पिंकी वहाँ से निकल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे देखकर पता चल रहा था वो लक्षित से मिलकर खुश हुई है। अभी तो बस बात हुई है, डेट थोड़े ही कह सकते हैं, वो भी नहीं है। इस कॉलेज में भी और इस शहर में भी कोई दोस्त नहीं है, तो हमसे मिलकर उसे भी अच्छा लगा। लक्षित ने हल्का शर्माते हुए कहा। ओए होए, ठाकुर तो गियो। विदुषी ने लक्षित के कंधे पर मारते हुए कहा, तो लक्षित भी हल्का सा हंस दिया और उस तरफ देखने लगा जहाँ से पिंकी अभी गई थी। अब घर चले या फिर पूरी शाम ऐसे ही उस तरफ देखते बिता देनी है? आंटी वेट कर रही होंगी। हाँ चलना, तो क्यों टाइम पास कर रही है? लक्षित ने कहा तो विदुषी ने झूठे गुस्से से लक्षित को घूरा और फिर एक घूसा उसके पेट में जड़ दिया। आह, ये बात बात पर हाथ पांव क्यों चलाने लग जाती है? लक्षित ने करहाते हुए कहा, क्योंकि कुछ लोगों को एक आध पढ़े बिना बात समझ नहीं आती। चलना, अब कौन टाइम पास कर रहा है? विदुषी ने कहा और लक्षित की बांह पकड़कर खींचते हुए ले गई। दूसरी तरफ लक्षित और विदुषी जब घर पहुँचे तो केसर बुआ यानी अर्चित लक्षित की बुआ अपना सामान उतरवा रही थी। 55-60 की उम्र वाली मोटी तगड़ी केसर बुआ स्वभाव से चुगलखोर, लड़ाईखोर थी। यहाँ आने के पीछे उनका एक ही मकसद होता था, सरोज और उससे जुड़े लोगों की नाक में दम करके रखना। नहीं करके भी साल में 6 बार तो वो आ ही जाती थी, और जब आती थी तो हफ्ता 10 दिन बिता कर जाती थी। ये फिर आ गई, इनका मन नहीं लगता है क्या अपने घर में? लक्षित ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे मन तो लगता ही है, तभी तो 2 महीने वहाँ रहती है और 10 दिन यहाँ। विदुषी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो लक्षित ने भी उसे हाई फाई दी। तू बच के रहना उनसे, पहला टारगेट तू ही होती है उनका। बचने की जरूरत उन्हें है मुझसे, जानता है ना तू। पर ये सरोज आंटी को बहुत परेशान करती है। क्यों आ जाती है ये रोज रोज? मुझे तेरी बुआ बिल्कुल नहीं पसंद। विदुषी ने दुखी होते हुए कहा। कोई खास बात नहीं है, मेरी बुआ भी तुझे कोई खास पसंद नहीं करती है। अब घर जा और याद से 10 मिनट बाद पानी पी लेना। लक्षित ने कहा तो विदुषी सर हिलाते हुए चली गई। लक्षित ने भी अपनी बाइक अंदर पार्क की और बुआ के पास आकर उनके पैर छूने के लिए झुका। कैसी हो बुआ? इस बार तो काफी दिन बाद आना हुआ। लक्षित ने अपनी हंसी छिपाते हुए कहा। अरे हाँ बेटा, इस बार जरा कुछ काम लग गया तेरे फूफा जी को, तो आना हुआ ही नहीं। ये गलत बात है बुआ, आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए ना। इस बार भी आप 2 महीने से पूरा 3 दिन ऊपर जाने के बाद आई हैं। लक्षित ने झूठ मूठ की नाराजगी दिखाते हुए कहा, पर उसके चेहरे के भाव देखकर बुआ समझ गई कि लक्षित उनको ताने मार रहा है, तो वो भी गुस्से में उफन गई। अरे सरोज, तुम क्या हमारे पीछे से ये सभी सिखाती रहती हो अपने बेटों को? बड़ों से बात करने की तमीज तक भूल गए हैं, या फिर ये बुरी संगत का असर है? केसर बुआ ने लक्षित की बजाय सीधा सरोज और विदुषी पर वार करते हुए कहा। लक्षित, अब क्या किया तूने बेटा? क्यों आते ही बुआ को तंग करने लगा? सरोज ने रसोई से थोड़ा बाहर निकलकर लक्षित पर नाराज होते हुए कहा। ओह, अच्छा, आते ही तंग नहीं करना था क्या? ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ अपने कमरे में, थोड़ी देर बाद आकर तंग करूंगा। लक्षित ने हंसते हुए कहा और बिना किसी की बात सुने अपने कमरे की तरफ दौड़ गया। पीछे से बुआ कुछ बड़बड़ाती रही, पर ना लक्षित कभी गौर करता था, न उसने आज गौर किया। बुआ शुरू से ही सरोज को परेशान करती आ रही थी। अर्चित लक्षित को कभी वो फूटी आंख नहीं सुहाई। अर्चित और लक्षित में फर्क बस इतना था कि अर्चित अपना गुस्सा